दिवाली की रात थी, पर जगदीश के घर में बिल्कुल सन्नाटा था। घर में ना कोई शोर, ना कोई सजावट और ना ही कोई जगमगाहट थी। जगदीश अपने घर के आंगन में चुपचाप बैठा हुआ था और उसकी बीवी अंदर रसोई में काम कर रही थी। उस रात अचानक उसके घर शहर से उसके भाई के बच्चे राहुल और शीना आ गए थे। घर में एकदम सन्नाटा देखकर उनको बड़ा अजीब लग रहा था, पर फिर उन्होंने सामने एक खंडहर सा घर देखा, जिसके बाहर 2 लड़कियां खुशी और पायल पटाखे जला रही थी। आओ न दीदी, आओ न भैया, क्या आप हमारे साथ दिवाली मनाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि दिवाली है। शीना और राहुल दोनों उस खंडहर के बाहर उन लड़कियों के पास जाते हैं। इतने में अंदर से उनके माँ बाप बाहर आ जाते हैं। आओ आओ, अंदर आओ। ठीक है, चलो राहुल, चलते हैं। शीना और राहुल उन लोगों के घर के अंदर जाते हैं, पर एकदम उनके होश उड़ जाते हैं। वो लोग और वो दोनों बच्चियां भूत चुड़ैल बन चुके होते हैं। राहुल और शीना बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं। आओ आओ, हमारे साथ दिवाली मनाओ। आओ ना, बैठो हमारे साथ, हम सब साथ में दिवाली मनाएंगे। नहीं नहीं, हमको नहीं मनानी दिवाली, हमको जाने दो। नहीं नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, आपको हमारे साथ दिवाली मनानी ही पड़ेगी। सारे चुड़ैल और भूत शीना और राहुल को पकड़ लेते हैं और वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर उनके ताऊ ताई बाहर आते हैं। हे भगवान, ये दोनों उस भूतिया घर में कैसे पहुंच गए? चलो जल्दी, अब उनको बचाना होगा। दोनों जल्दी से उस घर में जाते हैं तो वहाँ सारे भूत चुड़ैल राहुल और शीना को पकड़े होते हैं। ताऊ जी, ताई जी, हमें बचाओ। उनको देखते ही वो सारे भूत चुड़ैल एक पल में गायब हो जाते हैं। शीना और राहुल दौड़ते हुए अपने ताऊ जी और ताई से आकर चिपक जाते हैं। ये सब क्या था ताऊ जी? तुम दोनों पहले घर चलो, फिर मैं तुमको सब बताता हूँ। सब लोग घर आ जाते हैं। फिर शीना और राहुल के ताऊ जी उनको बिठाकर उन भूत चुड़ैलों के बारे में बताना शुरू करते हैं। बच्चों, ये सब भूत चुड़ैल कुछ साल पहले साल तक एक हंसता खेलता गरीब सा परिवार यहाँ रहता था, पर अब यहाँ बस ये खंडहर घर रह गया है और हर साल ये गरीब भूतिया परिवार बस दिवाली के दिन यहाँ वापस आता है और दिवाली मनाता है। इस परिवार की वजह से ही हमने दिवाली मनाना छोड़ दिया है। हर साल वो भयानक दृश्य आंखों के सामने आ जाता है और बस मन ही नहीं करता कि हम कोई खुशियां मनाएं। पर ऐसा क्या हुआ था ताऊ जी, हमें भी बताओ ना। बताता हूँ। बहुत समय की बात है जब इस घर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रमेश, नीमा और उनकी 2 बेटियां खुशी और पायल रहते थे। वो लोग बड़े ही गरीब थे। रमेश के पास कोई एक नौकरी नहीं थी। उसे जो काम मिलता था वो वही करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन रमेश और नीमा दोनों अपनी बेटियों के लिए बड़े परेशान थे। कुछ दिन से मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। खुशी और पायल भी अब स्कूल जाने की जिद करती हैं। स्कूल तो दूर की बात है, यहाँ मैं खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहा। ऐसे कब तक चलेगा? अब तो दिवाली भी आनी है, दोनों नए कपड़ों की, पटाखों की जिद करेंगी। देखता हूँ कुछ, क्या पता कल कोई काम मिल जाए। कम से कम ये दिवाली तो ठीक से मन जाएगी हमारी। पर अगले दिन रमेश काम के लिए निकल पड़ता है। सब जगह जाकर वो काम मांगता है, पर कहीं भी जगह खाली नहीं होती। बेचारा सुबह से शाम तक यहाँ से वहाँ काम के लिए भीख से मांगता रहता है और थक कर एक जगह बैठ जाता है। कैसे पाल पाऊंगा मैं अपना परिवार? मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा, क्या मुंह लेकर जाऊं मैं अब? रमेश बैठा ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक आदमी आता है। रमेश को ऐसे देख वो उससे पूछ ही लेता है। अरे भैया, इतनी रात में यहाँ क्यों बैठे हो? जी साहब, बस काम की तलाश में निकला था। पूरा दिन हो गया पर कहीं काम नहीं मिला। घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए यहाँ बैठ गया। अच्छा, तो तुमको काम चाहिए? जी साहब, बहुत जरूरत है। 2 छोटी बच्चियां हैं मेरी, घर में खाने को भी नहीं है। ठीक है, मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए। तुम कल मेरे घर आ जाना। मेरा घर यही मंदिर के पीछे वाला है, किसी से भी पूछ लेना, पवन नाम है मेरा। जी साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। रमेश को एक उम्मीद जागती है और वो घर जाकर नीमा को बताता है। नीमा भी सुनकर बहुत खुश होती है। अब अगले ही दिन रमेश जल्दी जल्दी उठकर उस सेठ के घर पहुंच जाता है। अरे आ गए तुम, आओ आओ। जी साहब जी, देखो काम तुमको अपने घर से करना होगा। मेरा आदमी तुम्हारे घर सामान भिजवा देगा और तुमको काम भी सिखा देगा। बस फिर तुमको वैसा ही करना है। जी साहब, पर काम क्या करना है? पटाखे बनाने हैं, बहुत आसान काम है, पैसे भी अच्छे दूंगा। बस किसी को पता ना चले कि तुम काम क्या करते हो। जी साहब। आखिरकार रमेश को काम मिल जाता है और वो बड़ा ही खुश होता है।
सेठ का आदमी रात के वक्त रमेश के घर बोरा भर भर कर सामान पहुंचा देता है और उसे पटाखा बनाना भी सिखा देता है। ठीक है, अब ऐसे ही तुमको पटाखे बनाकर इसी बोरे में भर देने, मैं कल आकर ले जाऊंगा। जी ठीक है। रमेश और नीमा अब दोनों ही पटाखे बनाने में लग जाते हैं। नीमा को इस बात की बड़ी खुशी होती है कि वो भी रमेश के काम में हाथ बटा पा रही होती है। दोनों मिलजुल कर अच्छे से मेहनत कर रहे होते हैं। खुशी और पायल अपने माँ बाप को काम करते देख जिद करने लगती है कि उन्हें भी पटाखे चाहिए। नहीं नहीं बच्चों, ये पटाखे हमारे लिए नहीं है, बाबूजी दिवाली पर तुम्हारे लिए दूसरे पटाखे ला देंगे। अभी तुम जाओ कमरे में जाकर खेलो। क्या माँ, आप हमको थोड़े से पटाखे नहीं दे सकती क्या? किसी को क्या पता चलेगा? कोई बात नहीं, अब छोड़िए सब। माँ ने बोला है ना, वो बाबूजी से पटाखे मंगवा देंगी। चल अब हम दोनों गुड़िया से खेलते हैं। पायल और खुशी दोनों वहां से चले जाते हैं और अपनी गुड़िया से खेलने लगते हैं। रमेश और नीमा दोनों पटाखे बनाने में लगे रहते हैं। रात को जब दोनों पटाखे बनाकर सो जाते हैं तो पायल पानी पीने के लिए उठती है। इतने सारे पटाखे तो हैं हमारे पास, फिर भी माँ मुझे इनमें से एक भी नहीं देती। एक काम करती हूँ, इनमें से थोड़े से ले लेती हूँ और कहीं छुपा देती हूँ। पायल ऐसा ही करती है, वो थोड़े पटाखे निकाल कर छुपा देती है। अब अगले दिन जब सेठ का आदमी पटाखे लेकर चला जाता है, अगले दिन पायल फिर से ऐसा ही करती है। वो फिर रात को चुपके से थोड़े से पटाखे निकालकर छुपा देती है। अब पायल रोज रोज उन पटाखों में से थोड़े थोड़े पटाखे निकालकर घर के कोने में छुपा देती, जिसका किसी को कुछ पता नहीं चलता। एक रात जब दोनों पटाखे बना रहे होते हैं तो अचानक लाइट चली जाती है। नीमा मोमबत्ती जलाकर अलमारी के ऊपर रख देती है जहां पायल ने पटाखे छुपा कर रखे होते हैं। मोमबत्ती की आग वहां छुपे हुए पटाखों तक पहुंच जाती है। अचानक से घर के अंदर पटाखे फूटने लगते हैं। पायल को याद आता है कि उसने वहां पटाखे छुपाए हैं, पर वो डर के मारे चुप रहती है। पटाखों की आवाज सुनकर नीमा और रमेश दौड़ते हुए आते हैं, पर इतने में तो पूरे घर में पटाखों से आग लग जाती है। पायल और खुशी बुरी तरह चिल्लाते हुए यहाँ वहां भागने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया है? जल्दी से बच्चियों को बाहर ले चलो। नीमा, हमारा बचना मुश्किल है, तुम जल्दी से पायल को लेकर बाहर निकलो। मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने जैसा बोला वैसा करो नीमा, वरना हम सब मारे जाएंगे। नीमा और रमेश बहुत कोशिश करते हैं, पर आग पूरे घर में फैल चुकी होती है और चारों में से कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। उस दिवाली की रात पूरा परिवार उस आग में जलकर मर जाता है। अगले दिन बस वहां एक खंडहर रह जाता है। हमने भी उनको बचाने की बहुत कोशिश और पानी फेंकना शुरू किया, पर हम कुछ ना कर सके। पर आपको ये कैसे पता कि पायल घर में पटाखे छुपाती थी और बाकी सब भी जो उनके घर में हो रहा था? नीमा तेरी ताई को सारी बात बताया करती थी, जो भी उनके घर होता था। और रही बात पायल, मरते वक्त चीख चीख कर पटाखे छुपाने की बात बता रही थी और रो रही थी, पर बेचारी, उसे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब क्या ये भूतिया गरीब परिवार हमेशा इसी घर में रहता है? नहीं, हमेशा नहीं, बस दिवाली। और ये भूतिया गरीब परिवार दिवाली मनाने के लिए आता है, और दिवाली उनकी अधूरी रह गई थी, तो शायद उसी की वजह से वो बस उसी दिन यहाँ आता है। पर उनकी आत्मा को शांति मिलनी जरूरी है ताऊ जी, हमें कुछ करना चाहिए। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। अगर उस परिवार को साल में यहाँ आकर दिवाली मनाने में इतनी खुशी मिलती है तो यही सही। चलो खैर, बाहर बैठते हैं। हाँ, वो भूतिया परिवार अपने घर के आंगन में दिवाली मना रहा है। चलो आओ, देखो आकर। शीना, राहुल और उनके ताऊजी ताईजी बाहर आंगन में बैठते हैं और उस रात वो एक भूतिया परिवार को दिवाली मनाते देखते हैं। ऐसा उन्होंने कभी देखा तो क्या, कभी सुना भी नहीं होता, पर जो उस रात वो देखते हैं उनको जिंदगी भर याद रहता है। उनको उस परिवार के लिए बहुत बुरा लगता है, पर वो तब से हर साल उस भूतिया परिवार की दिवाली देखने आने लगते हैं। एक गांव में एक मनोज नाम का आदमी रहता था। उसके घर में उसके साथ उसकी माँ, उसकी पत्नी रीना और बेटा राहुल थे। मनोज की माँ को रीना बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एक गरीब घर से आई थी। मनोज की माँ तो शीला नाम की एक लड़की से मनोज की शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत अमीर थी। एक दिन मनोज की माँ रीना के पास जाती है और उसे बोलती है, मैं तो अपनी बहू से बहुत दुखी हूँ, वो मेरे मन को बिल्कुल नहीं भाती, तो क्यों मनोज की शादी मुझसे नहीं करवाई? कैसे करवाती? तुझे तो सब पता है कि उसने अपनी पसंद से शादी जो की है, तो उसको कैसे भी करके मार डालो। उसके मरने के बाद उस घर में मैं आ जाऊंगी और मैं खूब सारा दहेज भी लाऊंगी। इतना सुनते ही मनोज की माँ की तो आंखें चमक जाती हैं। एक दिन जब रीना घर में अकेली होती है
तो शीला और मनोज की माँ रीना को पकड़कर उसका मुंह बंद कर देते हैं। उसके बाद वो उसी के लंबे बालों से उसका गला दबाकर उसे मार डालते हैं। मारने के बाद वो आंगन के कुएं में उसे फेंक देते हैं। उसके बाद मनोज की माँ चारों तरफ हल्ला मचा देती है कि उसकी बहू पानी भरते टाइम कुएं में गिर गई। मनोज और राहुल को इस बात का बड़ा सदमा लगता है। माँ के मरने के गम में राहुल बिल्कुल चुप रहने लगता है और हर वक्त अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। राहुल बेटा, राहुल चल खाना खा ले, ऐसे कब तक चुपचाप रहेगा? मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ के हाथों का ही खाना खाना है। चिंता मत कर बेटे, तुझे तेरी माँ का प्यार जरूर मिलेगा। थोड़े दिन बाद मनोज की माँ मौका देखते ही मनोज की शादी शीला से करवा देती है और फिर कुछ दिनों के लिए मनोज के चाचा चाची के पास रहने चली जाती है। शीला राहुल को मनोज के सामने खूब प्यार करती थी, पर पीछे से उसे हमेशा डांटती थी। माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने को कुछ दे दो। शीला, जल्दी राहुल को पोहा बनाकर दे दो, उसे भूख लग रही है, पोहा इसे बहुत पसंद है। शीला रसोई में पोहा बनाने लगती है, पर उसे राहुल के ऊपर बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि शीला उसी वक्त सोने जा रही होती है। अच्छा भला सोने जा रही थी और इस मनहूस ने मुझे रसोई में लगा दिया, इसे तो मैं बाद में बताऊंगी। शीला पोहा बनाकर राहुल को दे देती है और गुस्से में सोने चली जाती है। अगले दिन जब मनोज कुछ दिन के लिए शहर चला जाता है, तब शीला रसोई में जाती है। मिर्च भर भर कर राहुल के लिए पोहा बनाती है। उसके बाद वो पोहा लेकर राहुल के पास जाती है। राहुल मेरे बच्चे, ले बेटा पोहा खा ले, तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ माँ। पोहा मुंह में जाते ही राहुल का मुंह आग की तरह जलने लगता है। पानी, पानी, माँ मुझे पानी दे दो, इसमें तो बहुत मिर्च है। अब आया ना मजा? कल तूने मेरी नींद खराब कर दी इस पोहे के चक्कर में, अब तू पोहा खाना भूल ही जाएगा। माँ, मैं कभी आपसे पोहा नहीं मांगूंगा। माँ, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, पर बस आप मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, मैं मर जाऊंगा। माँ मुझे जल्दी पानी दे दो, पानी दे दो, पानी। मैं क्यों दूं पानी? जाकर खुद ले ले। राहुल जाकर पानी लेने लगता है, पर शीला मटके में हाथ मारकर सारा पानी ही लुढ़का देती है। वो इधर उधर पूरे घर में पानी ढूंढता है, पर शीला उसे कहीं पानी पीने नहीं देती और सब जगह का पानी लुढ़का देती है। बेचारा राहुल जल्दी से बाहर के आंगन में से कुएं से पानी भरने के लिए भागता है, तो शीला कुएं की रस्सी ही काट देती है। तेरी ऐसी हालत देखकर मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है। अब यहाँ पड़ा पड़ा ऐसे ही तड़पता रहे, मैं तो चली आराम करने। शीला तो वहाँ से चली जाती है और राहुल जमीन में इधर उधर लौटने लगता है। राहुल की आंखें और मुंह मिर्च से लाल हो चुकी होती हैं और उसका गला धीरे धीरे सूखने लगता है। राहुल वहीं पड़ा पड़ा बेहोशी की हालत में आ जाता है कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। उसके इतने लंबे लंबे बाल होते हैं कि वो सांप की तरह हवा में यहाँ से वहाँ लहराने लगते हैं। चुड़ैल राहुल की तरफ देखती है तो वो बेहोशी में भी पानी पानी बोल रहा होता है। चुड़ैल अपने बालों को एक इशारा करती है कि तभी उसके बाल उड़ते हुए बाल्टी की तरफ जाते हैं और बाल्टी को बांध देते हैं। उसके बाद वो बाल्टी को कुएं में डालती है और पानी भरकर बाहर निकाल लेती है। चुड़ैल अपने हाथों से राहुल को पानी पिलाती है, जिससे राहुल को होश आ जाता है और जब तक राहुल की आंख खुलती है वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, अभी तो यहाँ कोई औरत थी जिसके लंबे लंबे बाल थे, पर वो औरत कौन थी? मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया। राहुल सोचता ही रहता है और वो चुड़ैल अपने लंबे बाल लेकर शीला के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। वो खिड़की से अपने लंबे बाल अंदर डालती है और शीला को अपने बालों में लपेटकर जमीन पर पटकना शुरू कर देती है। शीला को समझ ही नहीं आता कि ये उसके साथ अचानक। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, ये इतने लंबे बाल आखिर किसके हैं? कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ। अगर उस बच्चे को तूने अब परेशान करने की कोशिश की तो तुझे पटक पटक कर मार डालूंगी, समझी? और हाँ, मनोज को इस बारे में बताने की सोचियो भी मत, मेरी नजर अब तुझ पर ही है। नहीं नहीं, अब मैं कभी राहुल को परेशान नहीं करूंगी और उसके पापा से भी कुछ नहीं कहूंगी, बस मुझे छोड़ दो। शीला चुड़ैल को छोड़ देती है। चुड़ैल के लंबे बाल हवा में लहराते हुए खिड़की के बाहर निकल जाते हैं और शीला देखती रह जाती है। वो जल्दी से खिड़की की तरफ भागकर देखती है तो उसे बस एक औरत जाती हुई दिखती है। कौन थी आखिर? ये कोई आम औरत तो नहीं है, ये जरूर कोई शैतानी औरत है।
शीला इतना डर जाती है कि राहुल को उसके बाद कुछ नहीं कहती। कुछ दिन शीला बिल्कुल शांत रहती है, पर एक दिन मनोज की माँ उसके चाचा चाची के घर से वापस आ जाती है। अब आएगा मजा, अब ये राहुल को इतना दुखी करेंगी और मैं मजे से देखूंगी, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शीला, अरे ओ शीला, ये राहुल कहाँ है? वो तो बाहर खेलने गया है, इसे अभी वापस बुला और बोल दादी आई है। शीला राहुल को घर बुला लेती है। दादी आप आ गई? तो क्या तूने क्या सोचा दादी कभी नहीं आएगी? मैं आ गई और अब तेरा बाहर जाना बंद, समझा? चल बैठकर मेरे पैर दबा। राहुल बेचारा पूरी रात बैठकर अपनी दादी के पैर दबाने लगता है। शीला दूर से सब देख रही होती है कि जो वो नहीं कर पा रही वो उसकी सास कर रही है। राहुल बेचारा थक जाता है और उसे नींद भी आने लगती है, पर जैसे ही वो पैर दबाना बंद करता है उसकी दादी उसे एक जोर से थप्पड़ मारकर जगा देती है। राहुल के साथ जब उसकी दादी ऐसा करती है तो चुड़ैल वापस वहाँ आ जाती है। शीला उस चुड़ैल को देखकर थर-थर कांपने लगती है। चुड़ैल अपनी लंबी चोटी घुमाती है और उसे दादी के पैर में लपेट देती है। अरे मर गई, अरे मर गई, अरे मेरे पैर इतनी जोर से क्यों दबा दिए, छोड़ इनको। दादी उठकर देखती है तो उसके पैरों पर लंबे लंबे बाल लिपटे हुए होते हैं और उस दादी का पैर इतनी जोर से दबाते हैं कि उसकी हड्डी चूरा चूरा हो जाती है। अगर दोबारा राहुल से कोई काम करवाया तो जान से मार डालूंगी। चुड़ैल, अरे बाप रे, यहाँ तो चुड़ैल है। चुड़ैल इतना कहकर अपनी लंबी चोटी घुमाते हुए वहाँ से चली जाती है। सब उसे देखते ही रह जाते हैं। चुड़ैल के जाने के बाद शीला वहाँ आकर सारी बात अपनी सास को बताती है कि उसके साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ था, पर किसी का चेहरा नहीं देख पाई थी। तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? देख मेरी हड्डी तोड़ दी उस चुड़ैल ने, और वो यहाँ क्यों आई? ये सब छोड़ो और कल हम तांत्रिक के पास चलते हैं, वो ही इसका कुछ कर सकता है। अगले दिन सास बहू एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उनकी बात सुनने के बाद उनको एक उपाय बताता है। कैसे भी करके तुम्हें उस चुड़ैल को अमावस की रात वापस बुलाना होगा और ठीक 12 बजे उसके बाल काटने होंगे। ऐसा करने से वो मर जाएगी, उसकी ताकत उसके बालों में ही है। शीला और उसकी सास बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो अमावस की रात का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही अमावस की रात आती है वो राहुल को मारना पीटना शुरू कर देती हैं ताकि उस चुड़ैल को वहाँ बुला सके। चुड़ैल तुरंत वहाँ आ जाती है और गुस्से में लाल उनके सामने आ खड़ी होती है। मैंने कहा था ना कि राहुल को कुछ मत करना, लगता है तुम्हारी मौत आ गई है। चुड़ैल अपनी चोटी घुमाती है और दोनों को अपने बालों में लपेट लेती है। उसके बाद वो उन्हें तेज तेज हवा में घुमाने लगती है। जल्दी से कैंची निकाल और काट दे इसकी चोटी। हाँ दादी, बस अभी मैं इसका काम खत्म करती हूँ। शीला कैंची निकालती है और उस चुड़ैल की चोटी काटने ही लगती है कि इतने में वहाँ राहुल आ जाता है। माँ, अपनी चोटी बचाओ, ये तुम्हारे बाल काट देंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ। और देखो माँ, पापा भी आ गए। चुड़ैल राहुल की तरफ देखती है और फिर मनोज की तरफ देखती है। शीला उस चुड़ैल की चोटी काटने ही जा रही होती है कि वो चुड़ैल दोनों को पटक कर जमीन में फेंक देती है। मेरी चोटी काटने का तुम दोनों ने सोचा भी कैसे? एक बार मेरी जान लेकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? ये चुड़ैल क्या बोले जा रही है? अब बता सच की कैसे हुई थी मेरी मौत, वरना तुम दोनों को अभी के अभी मार डालूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं बताती हूँ। वो ये शीला है ना, इसके बाप ने मुझे दहेज का लालच दिया था, इसलिए मैंने तुझे मार डाला ताकि मनोज की शादी इससे हो सके। और ये मैंने अकेले नहीं किया, इस शीला ने भी तो इसमें मेरी पूरी मदद की थी। तुम दोनों ने मेरी बीवी को मार डाला और मेरे बच्चे को इतना परेशान किया। अगर राहुल मुझे फोन करके ये सब ना बताता तो मैं सही वक्त पर नहीं पहुंच पाता। हमें माफ कर दो। चुप करो तुम दोनों, मैं जा रहा हूँ यहाँ से दूर। तुम जैसे लोगों की परछाई भी मैं उस पर पड़ने नहीं दूंगा। मनोज राहुल को अपने साथ शहर ले जाता है, पर जब भी राहुल के ऊपर कोई भी मुसीबत आती उसकी माँ उसे हमेशा बचाने आ जाती।